आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नया टॉपिक जिसका नाम है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। यानी कि इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे कि अब हमारा भारत जो है वो बदल रहा था और अब लड़कियां जो है स्कूल भी जा रही थी, है ना। पहले क्या परमिशन था स्कूल जाने का? नहीं था, लेकिन अब जा रही थी। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। मैनी रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वोमेन। तो हमारे वो सारे के सारे रिफॉर्मर्स जो कि हमारे समाज में बदलाव चाहते थे, जैसे राजा राम मोहन रॉय, फिर से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, फिर से दयानंद सरस्वती, हाँ, फिर विरासलिंगम पंतलुतु, ये सारे जो हमारे बड़े बड़े रिफॉर्मर्स थे, ये वो लोग थे जो कि महिलाओं का भलाई चाहते थे। तो इन लोगों का ये मानना था कि महिलाओं का कंडीशन यदि आपको सुधारना है तो ये सबसे पहला काम आप ये करो कि महिलाओं को एजुकेट करो, मतलब कि महिलाओं को पढ़ाओ लिखाओ, तभी उनका कंडीशन सुधर सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन कलकत्ता। तो इस चीज़ को, लड़कियों को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए स्कूल खोल दिया, एकदम स्पेशली लड़कियों के लिए, कि यहाँ पे लड़कियाँ ही केवल पढ़ेंगी और उनको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद मेनी अदर रिफॉर्मर्स ऑल्सो सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन बॉम्बे। और बॉम्बे में भी अलग अलग प्रकार के रिफॉर्मर्स ने, छोटे बड़े जो भी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने भी लड़कियों के पढ़ाई के लिए अपना वहाँ पे स्कूल खोला ताकि यहाँ पे लड़कियाँ आ सके और पढ़ाई कर सके। ठीक है, आगे बढ़ सके। व्हेन द फर्स्ट स्कूल्स वेर ओपनड मैनी पीपल वेर अफ्रेड ऑफ देम। जब पहला स्कूल लड़कियों के लिए खोला गया तो लोग ना डरने लगे, लोगों को डर था। किस चीज का डर था भाई? देखो, they feared that schools would take girls away from home, prevent them from doing their domestic duties। लोगों को डर ये था कि हमारी जो लड़कियां हैं वो घर से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन पहले के लोगों का क्या मानना था? ये था कि महिला है तो महिलाओं को घर में ही रखो, बाहर मत जाने दो, है ना। लेकिन अब इनको क्या डर सताने लगा? डर सताने ये लगा कि स्कूल है भाई, स्कूल जाएगी, इसका मतलब कि हमारे घर की महिलाएं बाहर निकलेंगी, जो कि गलत है। ये उन लोगों का मानना था, है ना, क्योंकि वो लोग अपने घर के महिलाओं को बाहर निकलना नहीं देना चाहते थे। और साथ ही साथ प्रिवेंट देम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज। और उनका ये भी मानना था कि स्कूल जब हमारी लड़कियां जाएंगी तो वो उनका जो घर का अपना ड्यूटी है वो नहीं कर पाएंगे। तो ये उन लोगों का डर था। मतलब देखो, डर भी है तो गलत डर है ना। इसी प्रकार का भी कोई डर होता है क्या? मतलब चलो भाई ठीक है, लड़कियां स्कूल जा रही है तो अच्छा बात है, वो पढ़ेंगी लिखेंगे आगे बढ़ेंगी, है ना। और कब तक आप लड़कियों को घर के कामों में उलझा के रखोगे? उनको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर और बहुत मजेदार चीजें इसमें लिखी हुई हैं। उसके बाद ऑल्सो दे फियर दैट गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। और उनका यह मानना था कि यदि हमारी बेटियां, हमारी लड़कियां स्कूल जाएंगी तो वो पब्लिक प्लेस से होकर गुजरेंगी, यानी कि बहुत सारे लोगों के बीच से होकर गुजरेंगी, तभी वो स्कूल पहुंचेंगी, है ना। अब जरा सोचो, यहाँ के उस समय के लोग अपने लड़कियों को पब्लिक प्लेस में भी जाने नहीं देते थे, नहीं जाने देते थे, परमिशन ही नहीं था। तो इनको ये डर सताने लगा था कि हमारा जो लड़कियां हैं वो पब्लिक प्लेस में जाएंगे, और ये एक प्रकार का खुशी का माहौल नहीं था बल्कि डर था वहाँ के लोगों का। सोचो, है ना। लेकिन आज के दौर में हम लोग क्या देखते हैं? आज के दौर में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे समाज की लड़कियां आराम फ्रीली स्कूल जाती हैं, आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि हम लोगों को अच्छा लगता है ना, कि हमारे भारत की लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, अच्छा बात है। लेकिन इस समय का सिचुएशन उस समय पे नहीं था, लोगों को डर लगता था, बल्कि लोग, लड़कियां जब बाहर जाती थी ना तो उनको डर लगता था। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। उनका यह मानना था कि लड़कियों को पब्लिक प्लेस से दूर रहना चाहिए, मतलब कि उनको घर में ही रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए। उनका यह मानना था उस समय पे। देयरफॉर इसलिए मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वेयर टॉट एट होम बाय लिबरल फादर्स और हस्बैंड्स। और कुछ ऐसे बड़े बड़े घर, ऐसे बड़े बड़े कास्ट के लोग जिसके कि हस्बैंड या फिर जिसके फादर बहुत लिबरल थे, लिबरल मतलब खुले आदमी थे, खुले दिमाग के आदमी थे, वो अपने घर में बेटियों को पढ़ाते थे, वो भी अपने ही घर में, बाहर नहीं जाने देते थे। हालांकि पढ़ाते थे वो, लेकिन बाहर जाके नहीं, बल्कि अपने ही घर पे वो पढ़ाते थे। लेकिन क्या ये चीज़ हर किसी के साथ था? नहीं, हर किसी के घर में तो हर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। लेकिन वो लोग जो कि बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो लोग अपने महिलाओं को घर में ही पढ़ाया करते थे, लेकिन बाहर जाने नहीं देते थे। ठीक है। उसके बाद समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्व्स। और कुछ समय समय पे, यानी कि कुछ कुछ समय पे महिलाएं अपने आप से पढ़ लेती थी, है ना। अपने आप से पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कीजिए कि एक लड़की है और एक लड़का है,
लड़का है भाई बाहर जाके पढ़ सकता है, वो लड़का पढ़ रहा है, उसको देख देख के लड़की भी सीख गई पढ़ना, है ना। तो इस प्रकार से भी उस समय पे लड़कियां हमारे पढ़ा करती थी, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, फॉर एग्जाम्पल इसका एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, रास सुंदरी देवी सेक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। यानी कि रास सुंदरी देवी को बाहर घर से नहीं जाने दिया पढ़ने के लिए, और दूसरा बात इन्होंने अपने घर में ही पढ़ना सीख ली, है ना। और ये कैसे सीखी होंगी? अपने आप से नहीं, हो सकता है कि इनके घर में कोई पढ़ा लिखा इंसान हो, वो कुछ उधर लिखता होगा तो ये भी देखती होगी, सीखती होगी, है ना। तो ये इन्होंने अपने घर में ही सीख लिया इस चीज को। जरा सोचो कि मतलब महिलाओं को इच्छा तो है पढ़ने का, है ना, इसको कोई सिखा भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये सीख ले रही है पढ़ना। इच्छा तो है लेकिन बाहर जाने इसको दिया ही नहीं जा रहा है। और भाई उस समय पे टीचर भी बहुत कम थे, तो अब हर एक टीचर आपके घर पे तो आके पढ़ाएगा नहीं, है ना, बहुत टीचर कम थे। उसके बाद लेटर बाद में क्या हुआ फिर, स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर इस्टेब्लिश्ड बाय द आर्य समाज इन पंजाब। और पंजाब में भी आर्य समाज के द्वारा स्कूल खोले गए लड़कियों के लिए। उसके बाद ज्योतिराव फुल्ले ऑल्सो इस्टेब्लिश स्कूल्स फॉर गर्ल्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ज्योतिराव फुल्ले ने भी बहुत सारे स्कूल्स खोले अपने लड़कियों को पढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ावा देने के लिए लड़कियों को। उसके बाद लिखा हुआ इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स इन नॉर्थ इंडिया वोमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक लैंग्वेज। अब एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है? एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड्स का मतलब यहाँ पे यह है वो घर जो कि मुस्लिम के हैं और बहुत ऊंचे कास्ट के हैं, वो मतलब कि मुस्लिम में भी अलग अलग कास्ट होता है ना, उसमें ऊंचे कास्ट के बहुत धन संपत्ति वाले लोग हैं, तो वो लोग क्या करते थे, अपने घर के लड़कियों को पढ़ाते थे, और वो भी कुरान अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है ना। दे वे आर टॉट बाय वोमेन हु कैम होम टू टीच। और वो लोग कैसे पढ़ते थे? क्योंकि बहुत अमीर अमीर लोग हुआ करते थे। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है बहुत धनवान, बहुत पैसे वाला। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पैसे वाला है तो वो टीचर को अपने घर पे ही बुला लेगा, चाहे एक ही टीचर क्यों ना हो पूरे शहर में, वो पैसा दे के अपने टीचर को घर पे बुला लेगा। तो वो लोग क्या करते थे, नॉर्थ इंडिया का बात हो रहा है, तो वहाँ पे ये लोग अपने टीचर को ही घर पे बुला लेते थे, और ये लोग कुरान पढ़ते थे, वो भी अरबिक लैंग्वेज में, ठीक है ना। और टीचर भी हुआ करते थे महिला, है ना, क्योंकि उस समय पे एक महिला दूसरे पुरुष के साथ नहीं पढ़ सकती थी, ये नियम था हमारे गांव में, पूरे समाज में मतलब, है ना। और यदि लड़की पढ़ सकती है तो केवल आपको लड़की ही पढ़ा सकती है, यानी कि एक महिला को एक महिला ही पढ़ा सकती है, इस प्रकार का सिस्टम उस समय पे चलता था। उसके बाद सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फॉर वुमेन्स एजुकेशन। एक यहाँ पे हमारे बहुत बड़े रिफॉर्मर हुए, वो थे हमारे मुमताज अली। इन्होंने कुरान को एविडेंस मान के, मतलब कि कुरान को सबूत के तौर पे इन्होंने इस्तेमाल किया, और हर एक प्रकार के लोगों को बताया, खास करके मुस्लिम महिलाओं को, कि देखो भाई कुरान में भी पढ़ने का परमिशन दिया गया है। कुरान मुस्लिम धर्म में बहुत धार्मिक किताब है ना। जब कुरान में लिखा हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो फिर हम लोग उसको नकारने वाले कौन होते हैं? तो लोगों को लगा कि नहीं भाई, जब कुरान में लिखा हुआ है तो हमको भी अपने बेटियों को पढ़ाना चाहिए। तो ये यहाँ इस तरीके से आप कह सकते हैं कि हर एक प्रकार के रिफॉर्मर ने वो सारे संभव प्रयास किए जिससे कि वो लड़कियों को पढ़ाया जा सके और आगे बढ़ाया जा सके, ठीक है। तो उसके बाद द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगन टू बी रिटेन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। तो पहला जो उर्दू नॉवेल था, मतलब कि तरीके से आप कह सकते हैं उर्दू किताब जो आप कह सकते हैं, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के कहानी अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखा हुआ रहता है, वो लिखना शुरू हो चुका था, यानी कि वो छपना शुरू हो चुका था 19th सेंचुरी के लास्ट वाले दौर से, है ना, लगभग 80-90 के आसपास, ठीक है। ये चीज़ उस समय पे शुरू हो गया। उसके बाद वुमेन्स वेयर इनकरेज्ड टू रीड अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। और अब यहाँ पे हमारा भारत उस समय पे इतना बदल चुका था कि वुमेन को पढ़ने के लिए धीरे धीरे इनकरेज किया जाता था कि भाई तुम पढ़ो, तुम आगे बढ़ो। और दूसरा बात यहाँ पे एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट, और डोमेस्टिक मैनेजमेंट यानी कि घर भी कैसे संभालना है ये भी सिखाया जाता था। मतलब कि घर के साथ साथ आपको बाहर के भी चीज़ देखने हैं, आपको पढ़ाई भी करने हैं, ये सारा चीज़ उनको समझाया जाता था, और वो भी बहुत आसान लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो समझ सकती हैं, है ना। और इस चीज़ को लेकर अलग अलग प्रकार के किताब भी छापे जाते थे उस समय पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये सारा का सारा बदलाव चल तो रहे थे, लेकिन समाज में कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि बदलाव बिल्कुल भी चाहते नहीं थे। उनका यह मानना था कि ये सारा बदलाव होगा तो हमारी महिलाएं
संकट में आ जाएंगी। मतलब कि महिलाओं को ये सारा परमिशन नहीं मिलना चाहिए। यानी कि पुराना ख्याल के लोग थे कुछ, और कुछ अच्छे ख्याल के लोग थे, जिसके वजह से ये सारा बदलाव हो पा रहा था, और उन्हीं की वजह से ये बदलाव हुआ, जिसके वजह से आज हमारे घर के, आज हमारे गली मोहल्ले के भी महिलाएं बाहर जाके पढ़ पाती हैं। ठीक है ना। उसमें से हमारे कुछ बड़े बड़े रिफॉर्मर्स हुए, जैसे राजा राम मोहन रॉय, है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, उसके बाद फिर दयानंद सरस्वती जी हो गए, बहुत प्रकार के, फिर मुमताज़ अली हो गए, बहुत अलग अलग प्रकार के रिफॉर्मर थे जिन्होंने योगदान दिया। ठीक है ना। चलिए अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक, इसका नाम है वोमेन राइट अबाउट वोमेन। यानी कि अब औरतें जो है ना, औरतों के बारे में ही लिख रही थी, है ना, उनके जीवन के बारे में लिख रही थी, किस किस प्रकार से औरतों को कौन कौन सा समस्या का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में वो लिख रही थी। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में बात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।